नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बायो अमन है और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस शानदार और बहुत ही अच्छे वीडियो में। पिछले वीडियो में बच्चे ने एक कमेंट किया था कि सर आप पूरा पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखवा दिया करिए, है ना। तो ठीक है यार, पॉइंट बाय पॉइंट करके हम लिखवा तो दें, है ना। लेकिन जितना भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप सच बताइए, समझ में आता है कि नहीं? सच बताइएगा, आता है ना? आता है ना? मैं आपको बताता भी हूँ कि जो भी आपके टॉपिक रहते हैं, जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, वो सभी एनसीईआरटी से मैं आपको पढ़ाता हूँ सारे टॉपिक, ठीक है। और मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ के सुनाता भी हूँ कि किस प्रकार से एनसीईआरटी में लिखा है ना। जब मैं आपको वो चीज़ें बोलता हूँ तब आप लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं नहीं? हाँ या नहीं, सच सच बताइए। अगर आप नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं, मैं लिखवा भी दूंगा, है ना। चलिए, आज हमारा टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण एक समझौता। क्या है कि वाष्पोत्सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण एक समझौता, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से एक समझौता करते हैं, है ना। इस टॉपिक को हम जैसे पढ़ेंगे तो देखिए, अब इसमें ज़्यादा डिटेल में बताने वाला इसका लास्ट पॉइंट है दाब प्रवाह, उसको मैं बताऊंगा, बाकी सब मैं आपको पढ़ पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि वाष्पोत्सर्जन में एक से अधिक उद्देश्य निहित हैं, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन का कोई एक उद्देश्य नहीं है, ठीक है। उसमें एक से अधिक उद्देश्य हैं, मतलब कई उद्देश्य हैं। इसमें से पौधों में अवशोषण एवं परिवहन के लिए वाष्पोत्सर्जन खिंचाव पैदा करना, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन क्या करता है कि पौधे में जल का परिवहन के लिए खिंचाव पैदा करता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पानी की व्यवस्था करना, है ना। ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही हो पाता है। यानी कि कहीं ना कहीं वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण एक दूसरे से ही मिलकर के चलते हैं, ठीक है। मृदा से प्राप्त खनिज का पौधों के सभी अंगों तक परिवहन करना, है ना। मृदा से जो खनिज आता है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा खींचा जाता है, तभी तो वो पूरे पौधे में जो है परिवहन होता है उसका। फिर है पत्ती की सतह को वाष्पीकरण द्वारा 10 से 15 डिग्री तक ठंडा रखना। जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती, खाना जब देखो, किचन में जब तुम खाना बनाते हो तो बनाते बनाते कई घंटे तक खाना बनाओगे तो किचन गर्म हो जाएगा। गर्म करने के तुम ठंडा करने के लिए तो एग्जॉस्ट चला देते हो। पत्तियों में क्या होता है, उस पत्ती को ठंडा करने के लिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो जाती है, ट्रांसपिरेशन की क्रिया हो जाती है। देखिए कितना अच्छा, मतलब काम हो रहा है ना। छोटी सी लीफ के अंदर, बिल्कुल ग्रीन कलर की लीफ के अंदर कितना बड़ा बड़ा काम हो रहा है ना। इसके बाद है कोशिकाओं को स्फीति रखते हुए, ठीक है, कोशिकाओं में स्फीति दाब को बनाए रखते हुए पादपों के आकार एवं बनावट को भी नियंत्रित करना, ठीक है। ये सभी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है और इसके समकक्ष जो है आपका प्रकाश संश्लेषण भी होता है, ठीक है। फिर आपका नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि एक सक्रिय प्रकाश संश्लेषण में पौधे की जल की अत्यंत आवश्यकता होती है, ठीक है। सक्रिय प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, एक्टिव फोटोसिंथेसिस के लिए भाई जल की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी। अगला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण में उपलब्ध जल सीमाकारी हो सकता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन और प्रभावित करता है, ठीक है। वो जल सीमाकारी होता है जिसे वाष्पोत्सर्जन और उसे वो प्रभावित करता है, ठीक है। फिर इसमें दो चीजें बताई गई हैं, एक बताया गया है C4 पौधे, एक बताया गया है C3 पौधे, ठीक है। C4 पौधे और C3 पौधे। देखो, C4 पौधे में क्या होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड के अणु के लिए कितने, एक CO2 के मॉलिक्यूल के लिए जो C4 पौधे होते हैं उनमें कम से कम 100 से मिनिमम 200 वाटर मॉलिक्यूल लगते हैं, है ना। और C3 पौधे में क्या होता है, एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए मिनिमम 300 टू 450 या फिर 400 वाटर मॉलिक्यूल लगते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं C3 पौधे
C4 पौधे। इसमें से बताओ अच्छा सबसे अच्छा पौधा कौन माना गया जिसमें कम पानी लगा, है ना? यानी कि 100 से 200 मॉलिक्यूल, 200 अणु जल के जिसमें लगे, तो वो पौधे कौन से होते हैं? C4 पौधे। ठीक है, तो इसके बारे में लिखा हुआ है देखिए कि C4 पौधे प्रकाश संश्लेषण का क्रम विकास संभवतः कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता को बढ़ाने और पानी की क्षति को कम करने की रणनीति के तहत हुआ है। किसका विकास? C4 पौधे का विकास। ये देखिए, ठीक है, C4 पौधे का विकास। इसके बाद C4 पौधे C3 पौधे के समान मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण हेतु आधी मात्रा में जल को खोते हैं। ठीक है, ये आधी मात्रा में जल को खोते हैं C4 पौधे, ठीक है, C3 पौधे की अपेक्षा। समझ गए? दूसरा पॉइंट है हमारा कि खनिज आयनों का उद्ग्रहण, खजिन लिखा हुआ है इसमें, खनिज आयनों का उद्ग्रहण। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जल में जल के समान सभी खनिज तत्व जड़ों द्वारा निष्क्रियता विधि द्वारा अवशोषित नहीं किए जा सकते। ठीक है, क्या बोला है कि जल के समान जड़ों द्वारा सभी खनिज को निष्क्रियता विधि द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि जैसे जल, ठीक है, निष्क्रिय विधि के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से सभी खनिज को निष्क्रियता विधि के द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फिर कैसे किया जा सकता है? तो इनके दो कारक जिम्मेदार होते हैं। पहला हेडिंग डालिए, उसमें लिखिएगा कि मृदा के अंदर खनिजों का आवेशित रूप में रहना जो कि कोशिका भित्ति को पार नहीं कर सकते। ठीक है, मृदा के अंदर जो खनिज रहते हैं वे आवेशित रूप में रहते हैं, ठीक है, और वो आसानी से कोशिका भित्ति को पार नहीं कर पाएंगे। अब देखो एक चीज, जैसे देखना, ये जड़ है, एक खनिज यहाँ, 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 लेकिन इसके अंदर तो ढेर सारे खनिज हैं। ठीक है, तो खनिज के अणुओं की संख्या किसके अंदर ज्यादा है, जड़ के अंदर कि मृदा के अंदर? आपने बोला भैया जड़ के अंदर। तो अब अगर बाहर से खनिज अंदर आएगा तो क्या होगा? उसके लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? ऊर्जा के लिए जरूरत पड़ेगी नहीं, कि कम निम्न सांद्रता से, विलेय की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ जा रहा है। कौन? विलेय। तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी ना, पड़ेगी ना, विलेय जा रहा है, जल नहीं जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा पॉइंट है, मृदा के अंतर्गत खनिजों की सांद्रता जड़ों के अंदर खनिजों की सांद्रता प्रायः कम होती है। ठीक है, मृदा के अंदर जो खनिज की सांद्रता होती है वो कम होती है, और जल के अंदर, जड़ के अंदर खनिज की सांद्रता अधिक होती है। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। ठीक है, फिर इसमें लिखेगा कि अधिकतर खनिज जड़ों में बाह्य त्वचा की कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में सक्रिय अवशोषण द्वारा जो है प्रवेश करते हैं। ठीक है, अधिकतर खनिज क्या होते हैं? सक्रिय अवशोषण द्वारा, ठीक है, बाह्य कोशिकाओं के बाह्य त्वचा के द्वारा सक्रिय अवशोषण के द्वारा प्रवेश करते हैं। और अगर सक्रिय अवशोषण होगा तो सिंपल सी बात बताओ, एटीपी लगेगी कि नहीं? एटीपी ऊर्जा है ना, ऊर्जा लगेगी ना, बताओ। तो इसमें ऊर्जा का व्यय होता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है खनिज आयनों का स्थानांतरण। ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं। खनिज आयनों का स्थानांतरण, ठीक है, चलिए। खनिज आयनों के स्थानांतरण में क्या है कि खनिज तत्वों के लिए मुख्य कुंड पौधों की वृद्धि का क्षेत्र होता है। ठीक है, खनिज आयनों के लिए मुख्य कुंड, जहां पर चीजें अवशोषित हो जा, मतलब रख जाती चीजें, स्टोर, भंडारण, ठीक है, पौधों की वृद्धि का क्षेत्र होता है। जैसे कि शिखाग्र, पार्श्व विभेजोत्तक,
तरुण पत्तियां, विकासशील फूल, फल, बीज, भंडारण अंग। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, फूड को भेज दिया जाता है, खनिज आयन को यहाँ पर जरूरत होती है। ठीक है, और ये जो जहां पर जाता है ये विसरण एवं सक्रिय परिवहन के द्वारा ये जाता है। ठीक है, कैसे जाता है ये सारी चीजें यहाँ पर, कि ऊपर पत्ती से लेकर नीचे जड़ों तक ये सारी चीजें कैसे जाएंगी, सक्रिय परिवहन के द्वारा। किसके द्वारा, तो ये जाएंगी आपकी सक्रिय परिवहन के द्वारा। ठीक है, फिर पॉइंट जैसे आपने देखा कि सल्फर हो गया, सॉरी फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया और पोटेशियम हो गया। क्या हो गया, खनिज आयन जैसे हो गए, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया। ठीक है, जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन है ना, और आपके सल्फ जो है पोटेशियम, ये सभी क्या हो गए होते हैं, ये सभी आपके आयन है, खनिज आयन है, जो कि पौधों में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि फास्फोरस भी कार्बनिक यौगिक के रूप में पहुंचाया जाता है। फास्फोरस जो होता है वो कार्बनिक यौगिक के रूप में पेड़ों में पहुंचाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन अकार्बनिक आयन के रूप में पेड़ों में पहुंचाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जाइलम एवं फ्लोएम के बीच भी पदार्थों का आदान प्रदान होता है। किसके किसके बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। जाइलम जल का परिवहन कर रहा था और फ्लोएम खाद्य पदार्थ का परिवहन कर रहा था। इन दोनों के बीच में भी क्या होता है, आयनों का जो है पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अतः हम स्पष्ट रूप से अंतर नहीं कर पाते हैं कि जाइलम केवल अकार्बनिक पोषकों का परिवहन करता है। ठीक है, जाइलम होता है वो केवल अकार्बनिक पोषकों का परिवहन करता है, तथा फ्लोएम कार्बनिक पदार्थों, जैसा कि हमने पहले देखा था कि फ्लोएम कार्बनिक पदार्थों जल का ही सिर्फ जो है परिवहन करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पढ़ के हमें विश्वास नहीं हो रहा है ना। है ना, बाकी मतलब दोनों लोग आपस में स्थानांतरित कर लेते हैं। जैसे कुछ दोस्त रहते हैं, पहले तो बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं, बीच में लड़ाई कर लेते हैं एक दो दिन के लिए, फिर अच्छे दोस्त हो जाते हैं। तो हम अब हम उनको क्या बोलें कि ये गंदे दोस्त हैं कि अच्छे दोस्त हैं, है ना। इसी तरह जाइलम भी करता है, बीच में खनिज पदार्थों का, कुछ आधार पदार्थों का क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच आदान प्रदान भी हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा फ्लोएम उद्गम, नहीं फ्लोएम परिवहन। फ्लोएम परिवहन क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है ये फ्लोएम परिवहन। देखो, जैसे पत्तियों में बना खाना, तो ये हुआ सोर्स, जिसको बोला स्रोत। ठीक है, पत्तियों में खाना बना और ये खाना कहां पर आया, तो ये खाना आया जड़ पर, कहां पर, रूट पर। और हम इस रूट को हमने बोला कुंड, शंख, क्या बोला, कुंड बोला। ठीक है, क्या बोला इसको हमने, इसको हमने बोला कुंड। ठीक है, सिंक। तो हमने क्या देखा कि पत्तियों में खाना बना और वो खाना कहां पर आया, जड़ पर, सिंक पर आया। ठीक है, कुंड पर आया, सिंक पर आया। लेकिन यही चीज वसंत के मौसम में क्या होती, देखो अब इसमें स्रोत कौन हुआ, स्रोत बनाने वाला कौन हुआ, वो हुई पत्ती। फिर भोजन क्या हुआ, भंडारण हुआ, कहां पर, जड़ पर। ठीक है, जड़ क्या हुआ, जड़ हुआ आपका कुंड। ठीक है, कुंड किसके मौसम में, बसंत में, क्योंकि बसंत में क्या होती, पत्तियां झड़ जाती हैं, पत्तियों में खाना बनता है, इस पत्तियों में खाना बना, जड़ों में स्टोर कर दिया। ठीक है, जड़ों में स्टोर कर दिया, फ्लोएम में परिवहन हो रहा है ना, खाना पत्तियों से बना, फ्लोएम ऊतक में पड़ा, जड़ में आकर के बैठ गया। जब पत्तियां झड़ गई तो यहां से खाना पहुंचा कहां पर, तना पर। ठीक है, अब उल्टा हो गया, अब खाना कहां पर है, जड़ पर है, तो जड़ क्या हो गई, स्रोत हो गया। जड़ खाना कहां पर जाएगा, वो जाएगा तना पर, तो तना क्या हो गया आपका, नहीं, हाँ जड़ हो गया, तो जड़ आपका स्रोत हो गया। ठीक है, और खाना कहां पर गया, तना पर, तो तना आपका क्या हो गया, कुंड हो गया, सिंक हो गया। ठीक है, क्योंकि तने को इस समय जरूरत है। ठीक है, तो इससे हम क्या समझते हैं कि इससे देखिए सिर्फ एक ही चीज समझने को मिलता है कि, एक सेकेंड, इसमें है कि स्रोत और कुंड का संबंध परिवर्तनशील होता है।
स्रोत और कुंड का संबंध, ये पॉइंट लिखो कि स्रोत और कुंड का संबंध परिवर्तनशील होता है। देखो अभी परिवर्तन हो गया ना, अभी पत्ती स्रोत थी, अब स्रोत जड़ हो गया। ठीक है, तो ये जड़ स्रोत और कुंड का जो है संबंध परिवर्तनशील होता है, अतः गति की दिशा ऊपर या नीचे की ओर दो तरफा हो सकती है। फ्लोएम में गति की दिशा क्या हो सकती है? दो तरफा, ऊपर से नीचे की ओर। अभी खाना ऊपर से नीचे की ओर आया क्योंकि पत्ती खाना बना रही थी, लेकिन जब पत्ती झड़ गई तो जड़ से खाना ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर गया। ठीक है, तो दो तरफा हो सकता है। ठीक है, जाइलम के साथ यह विपरीत है, जहां गति सदैव ऊपर से ऊपर की ओर ही होगी। जाइलम में क्या होता है? जो जल का परिवहन करता है, जाइलम में सदैव गति कहां से होगी? नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, किसमें? जाइलम में। जाइलम में ये चीजें विपरीत होती हैं, उसमें गति सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर ही होती है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन का जल एक तरफा प्रवाह करता है, वाष्पोत्सर्जन भी ऊपर ही होता है। ठीक है, उसका पानी नीचे नहीं आ जाता है। ठीक है, किंतु फ्लोएम के रस में भोजन का परिवहन सभी दिशाओं में हो सकता है। ठीक है, फ्लोएम में क्या होता है? फ्लोएम के रस में भोजन का जो परिवहन होता है वो सभी दिशाओं में हो सकता है, सारी दिशाओं में। जैसे अभी ऊपर बना, नीचे आ गए, नीचे से फिर ऊपर चला गया, है ना? सभी दिशाओं में हो सकता है, बिल्कुल सिंपल। अब हमने देखा कि फ्लोएम रस के मुख्यतः जल और शर्करा होता है। फ्लोएम में क्या होता है? फ्लोएम में होता है जल और होता है शर्करा। ठीक है, फ्लोएम रस में मेनली जल और शर्करा होता है, लेकिन अन्य शर्कराएं, हार्मोन्स तथा अमीनो अम्ल आदि भी फ्लोएम के द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं। ठीक है, जल हो गया, शर्करा हो गया, एमिनो अम्ल हो गया, ठीक है, कुछ हार्मोन्स हो गए, ये सब भी फ्लोएम के द्वारा ही स्थानांतरित किए जाते हैं आपके। ठीक है, बताइए यहाँ तक समझ में आया? देख लीजिए एक बार अच्छे से ध्यान से, मैंने आपको जो एनसीईआरटी में पढ़ के बताया, जो समझाया, समझ में आया? आपके सारे डाउट क्लियर हैं? बताइए, सारे डाउट आपके क्लियर हैं? सॉरी, गिर गया। ओ भाई, दूसरी बार सॉरी। चलिए मिटा दें इसको हम, बस ये खत्म हो गया ये चैप्टर। अभी लास्ट टॉपिक है ना? लास्ट टॉपिक है, बहुत प्यार से समझा दूंगा इस लास्ट टॉपिक को भी। ठीक है, कहीं से भी तुम पढ़ना, अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हो, नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, लास्ट टॉपिक है, इतने प्यार से समझाऊंगा ना, तुम्हें हमेशा याद रहेगा। दाब प्रवाह, दाब प्रवाह को एक वैज्ञानिक ने दिया जिसका नाम था मंच। मंच, ठीक है। दाब प्रवाह में बेसिकली होता क्या है हम ये देखेंगे। ठीक, इसकी घटना क्या होती है? ये इसकी पत्ती है। ठीक है, क्या है? ये पत्ती है। ठीक है, ये यहां पे सूरज है, पत्ती पर सूरज की किरणें पड़ी, क्रिया हुई किसकी? फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, अभी ये पत्ती को हमने ये तने से जोड़ दिया। ठीक है, ये क्या है? ये तना है उसका, सीधे तने से जोड़ दिया आपको समझाने के लिए। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की क्रिया हुई तो क्या बना बताइए? ग्लूकोज बना कि नहीं? ग्लूकोज फिर किस में चेंज होता है बताइए? ग्लूकोज सुक्रोज में परिवर्तित हो जाता है कि नहीं बताइए? सिंपल सा क्वेश्चन है, सुक्रोज में बदल जाता है कि नहीं? जब ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के दौरान ये बना आपका ग्लूकोज, ठीक है, फिर ये परिवर्तित हुआ आपका सुक्रोज में, पत्ती में ही। ठीक है, अब हमने इस तने को काट करके देखा। ठीक है,
अब इस तने को हमने काट करके देखा तो यहाँ पर हमको कुछ ऐसा एक टिश्यू दिखाई देता है। ये देखिए, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक है। अगर इसको समझ गए ना तो फिर हो गया, हो गया, तुम सब समझ गए अब। ये तना है, ठीक है। और ये तना ऐसे ही टिश्यू करके सीधे कहां पर पहुंचता है, ये सीधे पहुंचता है जड़ पर। ये क्या है आपकी, ये है रूट। तो भोजन बना किसमें आ गया, सुक्रोज में परिवर्तित हो गया। अब ये सुक्रोज इसके अंदर इंटर किया, किसके अंदर, ये वाला पार्ट है आपका फ्लोएम और ये है आपका जाइलम, ठीक है। फ्लोएम में दो कोशिका है, सहयोगी कोशिका और चलानी कोशिका। इस कोशिका को बोलते हैं चलानी कोशिका, ठीक है। और इस कोशिका को बोलते हैं सहयोगी कोशिका, ठीक है। अब क्या हुआ कि सुक्रोज इस सहयोगी कोशिका के अंदर इंटर किया। ये जाइलम टिश्यू है, यहां पर क्या है, यहां पर है आपका वाटर, ठीक है, वाटर है। अब इसके अंदर ये सुक्रोज क्या है, ये सॉल्यूट है कि नहीं, विले है कि नहीं, विले इसके अंदर इंटर किया, फिर विले इसके अंदर इंटर कर गया, किसके अंदर, चलानी कोशिका के अंदर विले इंटर किया। जब इसके अंदर विले अधिक हो गया, बताइए ध्यान से समझिएगा, इस चालानी कोशिका के अंदर विले अधिक हो गया और विलायक के अणु कम हो गए, यानी कि जल कम हो गया, जल कम हो गया। तो परासरण की क्रिया होगी कि नहीं, बताओ। परासरण की क्रिया के दौरान बताओ, यहां पर परासरण की क्रिया होगी कि नहीं, तो क्या होता है, जाइलम से, ठीक है, इस जाइलम में जहां पर वाटर होता है, ये वाटर कहां पर जाता है, फ्लोएम में जाता है, ठीक है। कहां पर जाता है, फ्लोएम में जाता है। जब यहां पर जाता है तो परासरण दाब बढ़ता है, जिसके द्वारा से क्या होता है, जब जल यहां पे आता है तो ये जो भोजन होता है वो नीचे की तरफ क्या करने लगता है, गति करने लगता है। बताओ, ध्यान से समझो इस चीज को। यही जो सुक्रोज है ये क्या करने लगा, नीचे की तरफ गति करने लगा। ये जो इसके अंदर गया है, किसके द्वारा गया है, तो ये सक्रिय परिवहन के द्वारा गया है, ठीक है, सक्रिय परिवहन के द्वारा, ठीक है। फिर ये टिश्यू से जाए, फ्लोएम से, फ्लोएम 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 कनेक्ट रहते हैं, फिर नीचे जड़ आ जाती है, यहाँ पे जड़ आ गई। फिर इस जड़ से भी यहाँ पर जो सुक्रोज आया ना, वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा आया, सक्रिय परिवहन के द्वारा आया, यानी कि ऊर्जा लगती है इनको जो है ढोने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जड़ में आ गया, ठीक है। यही होता है दाब प्रवाह, यही होता है दाब प्रवाह। बिल्कुल सिंपल है, बताइए, बिल्कुल सिंपल है ना। ऐसा ही आपके ये एनसीईआरटी में बना हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि स्रोत से कुंड की ओर शर्करा के स्थानांतरण के लिए आवश्यक स्वीकृति क्रियाविधि को दाब प्रवाह परिकल्पना कहते हैं। स्रोत से कुंड की ओर, ठीक है। ये पत्ती हमारे पास यहाँ पे क्या हुई, ये है स्रोत, और स्रोत से भोजन कहाँ पर गया, स्रोत से भोजन घूमते 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 फ्लोएम जाइलम से होते हुए कहाँ पर आया, रूट पर आया। रूट क्या है, कुंड है, सिंक पर आया। इसी घटना को क्या बोलते, दाब प्रवाह। इसकी खोज मंच नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, निकटवर्ती जाइलम जल परासरण के द्वारा फ्लोएम में चला जाता है। जो इसके पास में जाइलम होता है वो परासरण की क्रिया के द्वारा कहां पर चला जाता है, फ्लोएम में चला जाता है, ठीक है। जब परासरणी दाब फ्लोएम में बनता है, अब इस फ्लोएम में क्या हुआ, परासरण की क्रिया हुई, तो यहां पर परासरणी दाब बढ़ा। जब परासरणी दाब बनता है तो फ्लोएम रस निम्न दाब की क्षेत्र में चला जाता है। कुंड पर परासरणी दबाव निश्चित रूप से घटना चाहिए। इस बार फिर फ्लोएम रस से शर्करा को बाहर करने और उस कोशिका जहां 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 शर्करा ऊर्जा स्टार सेलुलोज में बदलती है वहां तक ले जाने के लिए सक्रिय परिवहन की आवश्यकता होती है। किसकी, सक्रिय परिवहन की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे ही शर्कराएं हटती हैं, यहां से शर्कराएं हट गई, इस जगह पर शर्कराएं थी,
शर्करा यहाँ से हटा दिया, कहाँ पर डाल दिया, सिंक में डाल दिया, रूट में डाल दिया, तो यहाँ पर जो जल बचा ना, जल वाटर तो बचा, फिर वो वाटर कहाँ पर चला गया, अपने जाइलम टिश्यू में चला गया, तुरंत चला गया। लिखा हुआ है जैसे ही शर्कराएं हटती हैं परासरणी दाब यहाँ पर बढ़ा है, यहाँ से शर्करा हट गई तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर परासरणी दाब घट गया, और जब परासरणी दाब घटा तो जल फिर कहाँ चला गया, जाइलम में चला गया। है ना, बिल्कुल खेल है भैया, ये खेल है ना, इस खेल को समझ गए तो फिर काम हो गया, समझ ही गए होगे। ठीक है, फिर क्या है, एक चीज और है कि फ्लोएम में विलेय की क्षति से एक उच्च जल विभव पैदा होता है और पानी अंत में जाइलम के पास चला जाता है। फ्लोएम में क्या होता है, विलेय की क्षति होती है, विलेय नीचे चला जाता है तो यहाँ पर उच्च जल विभव पैदा हो जाता है। जब फ्लोएम नीचे चला गया तो बचाओ उच्च जल विभव होगा कि नहीं, और जल कहाँ से कहाँ को जाता है, उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की तरफ गति करता है, यही होता है ना परासरण। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करना। ठीक है, ये क्रिया होती है, यही है आपका दाब प्रवाह। अब एनसीईआरटी के एक पॉइंट आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियरिटी होगी कि यहाँ पे जो मैंने आपको ऐसे इमेज में आपको बता दिया वैसा ही कुछ आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, बताइए समझ गए, मिटा दें इसको, इसको मिटा दें। एक पॉइंट अभी आपका और बचता है, ठीक है, और वो है आपका रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट उसको आपका जो है बोलते हैं गिर्डलिंग, गिर्डलिंग प्रयोग। देखो गिर्डलिंग प्रयोग में होता क्या है बेसिकली, हम इस चीज को समझेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बीकर है, समझ लेते हैं। ठीक है, इस बीकर में हमने एक पौधा लगाया, ये देखो, इसमें भी लगा दो, मतलब ये वही वाली पत्ती है, वही वाला सेम बीकर है। अब देखो इसमें बेसिकली हम करते क्या है, ये यहां पर बीकर है, इसको रिंगिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। ये यहां पर है वाटर, ये यहां पर एक टिश्यू गया है जिस टिश्यू को बोलते हैं फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, तो सावधानी से क्या करते हैं, इस फ्लोएम टिश्यू को यहां से काट देते हैं। ये देखो यहां से इस फ्लोएम टिश्यू को क्या कर दिए, रिमूव्ड कर दिए, लेकिन यहां पर जाइलम टिश्यू है। ठीक है, फ्लोएम टिश्यू को रिमूव्ड किए, इस चीज को जानने के लिए कि पत्तियों से खाना बनकर सीधे जड़ पर ही आता है। ठीक है, तो गिलगार्ड ये प्रयोग करते हैं, देखते हैं कि भैया सच में ऐसा होता है कि नहीं, पता लगे खाना कहीं ऊपर ही सेट हो जाता है। तो क्या किया इन्होंने, इस जगह को रिमूव कर दिया, फ्लोएम टिश्यू को यहाँ पर रिमूव किया। जब इन्होंने यहाँ से फ्लोएम टिश्यू को रिमूव किया तो खाना ऊपर से बना नीचे आया और यहीं पर स्टोर होने लगा। क्या होने लगा, यहीं पर स्टोर होने लगा। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, फिर कुछ दिन बाद यहाँ पे जाइलम टिश्यू यहाँ पर भी है, कुछ दिन बाद देखने को मिला इस जगह पे फूलने लगा, ये जगह फूलने लगा। ये देखो ये जगह फूलने लगा और नीचे का आपका जो है जगह थी, जड़ थी, वो सड़ने लगी, वो खराब होने लगी। ठीक है, तो इससे यह साबित हो गया कि जो जाइलम टिश्यू सॉरी जो फ्लोएम टिश्यू है, क्या है, फ्लोएम, फ्लोएम से जो फूड बनता है वो सोर्स से, कहां से, सोर्स से सिंक की तरफ मूव करता है। ठीक है, ठीक है, और विपरीत परिस्थितियों में जैसे वसंत के दिनों में जब पत्तियां झड़ जाती हैं तो क्या होता है, सिंक से सिंक हो जाता है अब। ठीक है, सिंक बन जाता है सोर्स, सिंक क्या बन गया, सोर्स। अब सोर्स से इधर ये तने पर, ये तना हो गया आपका सिंक, यहां पर
खाना गति किया। ठीक है, तो फ्लोएम में जो गति होती है, क्या होती है? फ्लोएम में जो मूवमेंट होती है वो द्विदिशीय होती है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ भी गति कर देता है और नीचे से ऊपर की तरफ भी गति कर देता है। हमने इस प्रयोग से हम ये समझे कि जो खाना बनता है वो खाना पत्तियों से सीधे जड़ में ही भंडारण किया जाता है। ठीक है, खाना पत्तियों से जड़ की तरफ आता है, ये हमने इस प्रयोग में सिद्ध किया। और इसी के साथ दोस्तों ये आपका जो प्यारा सा चैप्टर है पौधों में परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, आपका समाप्त हुआ। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है, जल्दी से बताना, वही चैप्टर मैं स्टार्ट कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मेरे को देखने के लिए, मेरे को सुनने के लिए और मेरे से पढ़ने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।